हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 22वां पार्ट देखेंगे, जो आपके जीआईसी पूर्वता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल आप सभी का एग्ज़ाम है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके पहले का वीडियो अगर देखना चाहते हैं कुछ लोग, तो जो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे इसमें, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लग रहा था। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देता है। यहाँ पे एक देख लीजिए, भारत का संविधान जो है केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देता है। और कनाडा में भी यही हाल है। कनाडा भी जो है केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देता है। लेकिन अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दोनों जो है केंद्र को नहीं बल्कि ये दोनों राज्य को अवशिष्ट शक्तियाँ देते हैं। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे प्रश्न में कह रहा है, अवशिष्ट शक्तियाँ का किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। ये भारत में पूछ रहा है। तो वो प्रावधान किया गया है आपका अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का संविधान केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देता है, ठीक है। और कनाडा भी जो है केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है राज्य को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जिसका प्रारूप तैयार किया था। तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। नवंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया। इसका प्रारूप जो तैयार किया था, इसका प्रारूप तैयार किया था के.एम. मुंशी ने, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले को कार्यकर्ताओं का राजा कहा, किसने कहा था कार्यकर्ताओं का राजा। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है 1905 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्र के लिए हितकारी भी माना था। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल, कार्यकर्ताओं का राजा कहा था, ठीक है। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1897 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में जो है बेल्बी कमीशन के सामने गवाही देने इंग्लैंड भी गए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 ये बताता है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित तो है अनुच्छेद 53, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। 50 क्या है, 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। तो 50, 51, 52, 53 ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन किसने बनाया था। तो ये कार्ल मार्क्स ने बनाया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया था। और मार्क्स जो है ये भौतिकवादी उपासक था, ठीक है, भौतिकवादी उपासक था।
तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1945-46 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के मजदूर दल का अध्यक्ष कौन रहा है? ब्रिटेन के मजदूर दल का अध्यक्ष इसमें से कौन रहा है? तो ये लास्की, ठीक है। लास्की जो है ब्रिटेन के राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री, लेखक एवं प्रवक्ता था। वे राजनीति में सक्रिय रहे तथा 1945-46 में जो है ब्रिटेन के मजदूर दल के अध्यक्ष भी रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र का मुख्य प्रवर्तक किसको माना जाता है? विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र का मुख्य प्रवर्तक तो वो था जॉन ऑस्टिन। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन जो है विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र का निर्माण किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं बल्कि सकारात्मक नैतिकता कहा था? अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं बल्कि सकारात्मक नैतिकता कहा था। तो ये जॉन ऑस्टिन ने कहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने दंड को बुराई माना है? दंड को बुराई किसने माना था? तो ये बेंथम ने माना था, ठीक है। बेंथम ने कहा था कि दंड एक बुराई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैन-ऑप्टिकन का सुझाव दिया था। पैन-ऑप्टिकन क्या होता है? अर्धवृत्ताकार कारागार होता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार कारागार यानी जेल। इसका सुझाव किसने दिया था? तो ये बेंथम ने ही दिया था। बेंथम ने एक अर्धवृत्ताकार कारागार पैन-ऑप्टिकन का सुझाव दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ये किसने बताया था? ये किसने कहा था? राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है, किसने कहा? तो ये कहा था जेलिनेक ने। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जेलिनेक ने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समझौते का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादक किसको माना जाता है? सामाजिक समझौते सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो सामाजिक समझौते सिद्धांत का पहला प्रतिपादक जो माना जाता है वो रिचर्ड हुकर था, ठीक है। रिचर्ड हुकर की एक पुस्तक थी लॉज ऑफ स्टेबिलिटीज पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समूह सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। समूह सिद्धांत का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो आर्थर बेंटले को, ठीक है भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्थर बेंटले को जो है समूह सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दबाव समूह को औपचारिक सरकार कहा था, किसने? दबाव समूह को औपचारिक सरकार किसने कहा था? तो सेलिन ने कहा था। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलिन ने जो है दबाव समूह को परिभाषित करते हुए बताया था कि दबाव समूह एक औपचारिक सरकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओरियन किसकी पुस्तक है? द ओरियन बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ठीक है। द ओरियन है। और एक पुस्तक और पूछा जाता है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये भी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। और गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य भी इनकी पुस्तक है। तो द ओरियन और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य ये तीनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कितने साधनों का प्रयोग किया? प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कितने साधनों का प्रयोग किया? तो कुल 2 साधनों का प्रयोग किया था। पहला था इसमें शिक्षा, दूसरा था आपका साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद। इन्हीं दोनों का प्रयोग करके जो है उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है एसे ऑन लिबर्टी, पुस्तक के लेखक कौन है?
एसे ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है मिल, J.S. मिल। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे, एसे ऑन लिबर्टी में। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी विचार किसमें प्रस्तुत किया? तो एसे ऑन लिबर्टी में। और एसे ऑन लिबर्टी किसी पुस्तक है? तो J.S. मिल की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसों ने राज्य की जनसंख्या निर्धारित किया था। तो रूसों ने राज्य की जनसंख्या कितना माना था? तो रूसों ने राज्य की जनसंख्या 10,000 मानी थी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 5,040 ये आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने बताया था। प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या बताया था 5,040 आदर्श राज्य के लिए, और रूसों ने जो है 10,000 माना था। तो दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी सिबे किसकी रचना है? डी सिबे नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो डी सिबे जो है ये हॉब्स की रचना है। ठीक है, हॉब्स का डी सिबे भी है और लेवियाथन है। ठीक है, इसी लेवियाथन में इन्होंने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। तो 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन जो हुआ था वो 3 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, 3 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बार गठन किया गया था, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ? अभी हम लोग पढ़े हैं राज्यसभा का 3 मई 1952 को हुआ था ये राज्यसभा को, और लोकसभा का पहली बार गठन 6 मई 1952 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3 दिन बाद जो है लोकसभा का हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजवादी विचारक का नेता था? समाजवादी विचारक का नेता कौन था? तो समाजवादी विचारक का नेता जयप्रकाश नारायण थे। और कौन था? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी, ये दोनों जो है समाजवादी विचारधारा के थे। सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवादी दल के थे। ठीक है, उदारवादी दल के थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो थे ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित थे। अगला है, किसने संप्रभुता को अदेय, अविभाजितापूर्ण तथा अमर्यादित माना है? संप्रभुता को अदेय, अविभाजितपूर्ण, अमर्यादित माना है। तो ये ऑस्टिन ने माना था। ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता को अदेय, अविभाजितपूर्ण तथा अमर्यादित माना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक माना जाता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ये चारों हैं। ठीक है, लेकिन प्रबल समर्थक कौन माना जाता है? तो प्रबल समर्थक माना जाता है स्पेंसर को। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित चारों हैं, स्पेंसर, बर्लिन, मिल, बेंथम, लेकिन प्रबल समर्थक में स्पेंसर को ही माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है। तो सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित सभी हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है, हॉब्स, लॉक एवं रूसो द्वारा जो है सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत के आलोचक में कौन कौन से आता है? तो आलोचक में बेंथम था, ग्रीन था, बर्क था, हेनरी मैन था, होलर था, ये सभी जो है उसके आलोचना में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन के तहत। तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 338
क को जोड़ करके जो है अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुखवादी विचारक है? सुखवादी विचारक किसको माना जाता है? तो जेरेमी बेंथम को। ठीक है, जेरेमी बेंथम को सुखवादी विचारक माना जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसी में इन्होंने बताया था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये किसने दिया था? तो ये जेरेमी बेंथम ने ही दिया था। इसीलिए उनको जो है सुखवादी विचारक के नाम से जाना जाता है। और ये जो कहा था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसकी ये आपका फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसी पुस्तक में ये बात कही थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को निलंबित किया गया। 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को निलंबित किया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 43वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 43वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1977 में, इसके द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को जो है निरसित कर दिया गया था, यानी निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात का विचार ग्रहण किया गया किस संविधान से? तो वित्तीय आपात का विचार जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, ये सभी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था? तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई थी। ठीक है, और कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल एवं राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सभी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा, ये किसका कथन है? यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा, ये किसका कथन है? तो ये कथन था ब्लमसली का। ठीक है, ब्लमसली ने कहा था यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।